नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड माय नेम इज़ कार्तिकेय कौशिक एंड आई एम फ्रॉम द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो आज हम आपकी यूनिट 2 कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किल्स। इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि डाटा कैसे एंटर करते हैं और आपको कीबोर्ड चलाने के लिए क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत है। इस वीडियो के अंदर हम ये सब टॉपिक कवर करेंगे जो कि है कीबोर्डिंग स्किल्स, टाइप्स ऑफ कीज़ ऑन कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीपैड, होम कीज़, गाइड कीज़, टाइपिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट। तो आइए बच्चे शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है कीबोर्डिंग स्किल्स, यानी हमें कौन कौन सी स्किल्स चाहिए होती है एक कीबोर्ड को इस्तेमाल करने के लिए और एक्चुअल में कीबोर्ड होता क्या है। Keyboard is the most common text-based input device. Computer keyboards are similar to electronic typewriter keyboards with additional keys. A keyboard generally has more than 100 keys. Each key of a keyboard corresponds to a single symbol. Keyboards are also used for computer gaming either with regular keyboards or by using keyboards with special gaming features. तो बच्चों, जैसा कि आप सबने देखा होगा, आज के ज़माने में हर जगह आपको कंप्यूटर देखने को मिलते हैं और वहाँ पर आपको कोई भी डाटा एंटर कराना हो तो आपको कीबोर्ड की सहायता लेनी पड़ती है। एक कीबोर्ड के अंदर 100 से ज़्यादा कीज़ होती हैं जो कि अलग अलग होती हैं, अल्फ़ाबेटिक, न्यूमेरिक। इसके बारे में हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो आपने पुराने ज़माने में सबने टाइपराइटर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप अपनी मम्मी पापा से ज़रूर पूछिएगा। पहले ज़माने में हमें टाइपराइटर का यूज़ करना पड़ता था अगर हमें कुछ भी लिखना पड़ता था, मगर आजकल के आधुनिक युग में हम सबको एक कीबोर्ड मिल जाता है जिससे कि हम डाटा एंटर करा सकते हैं। कीबोर्ड के सिर्फ एक ही फ़ायदे नहीं हैं, जो कि आजकल बच्चे गेम्स खेलते हैं वो भी कीबोर्ड के थ्रू खेल सकते हैं, और कीबोर्ड के स्पेशल प्रकार आते हैं। गेमिंग खेलने के लिए अलग प्रकार के कीबोर्ड होते हैं, लिखने के लिए अलग प्रकार के कीबोर्ड होते हैं। तो कीबोर्ड हमारा एक इनपुट डिवाइस है जिससे कि हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं कि हमें क्या लिखना है और क्या नहीं। तो बच्चों, एक कीबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है और हमें ये सारी कीज़ प्रेस करनी पड़ती हैं डाटा एंटर कराने के लिए। तो बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कीज़ ऑन कीबोर्ड। कीबोर्ड पर किस किस टाइप की कीज़ होती हैं। Though there are several input devices, mouse, touchscreen, character or voice recognition, etc., used for giving input to the computer, yet the use of keyboard is the most common method adopted for input of data into a computer. तो बच्चों, जैसा कि हमारे पास बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं जैसे कि माउस, टच स्क्रीन, वॉइस रिकॉग्निशन और बहुत सारे और भी होते हैं, मगर इन सब को देखें तो जो कीबोर्ड होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एक ऐसा मेथड है जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और जिससे कि हम सबसे ज़्यादा डाटा एंटर करवाते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं अलग अलग टाइप की कीज़ देखने। तो पहला आता है अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़। जितनी भी वर्ड वाली कीज़ होती हैं, जैसे कि आपने बचपन में पढ़ी होगी ABCD, जितनी भी वो कीज़ होती हैं और जितने भी नंबर होते हैं हमारे 0 to 9, वो सारे अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ के अंदर आते हैं। जैसे कि नीचे आप देख सकते हैं, मैंने आपको फ़ोटो में सारी अल्फ़ाबेट वाली कीज़ दिखा रखी हैं। इसको हम बोलते हैं QWERTY कीपैड। तो ये सारी अल्फ़ाबेटिक कीज़ हैं। न्यूमेरिक कीज़ का मैं आपको आगे एग्जांपल दूंगा। तो दूसरे नंबर पर आती हैं हमारी पंचुएशन कीज़। जैसे कि हमें बचपन में सिखाया जाता था कि इंग्लिश में जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसके बाद हमें फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी होता है, तो वो एक पंचुएशन मार्क कहलाता है। तो ऑल ऑफ द कीज़ एसोसिएटेड विद पंचुएशन सच एज कोमा, पीरियड, सेमीकोलन, ब्रैकेट्स एंड पैरेंथेसिस एंड सो ऑन। तो जितने भी ये हमारे पंचुएशन मार्क्स है, अगर हम इसका यूज़ करना चाहते हैं तो कीबोर्ड में एक पर्टिकुलर की होती है जिसके द्वारा हम इनको इनपुट करा सकते हैं। और जितने भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं जैसे कि प्लस करना हो, माइनस करना हो और इक्वल टू साइन हो, ये सब भी पंचुएशन कीज़ के अंदर आता है। अगला आता है हमारा ऑल्ट की। जैसे कि मैंने आपको एक नीचे इमेज दिखा रखी है, ये
ऑल्ट की ऐसा दिखता है और हम इसको सेकंड कंट्रोल की भी कहते हैं। ये है हमारी एरो कीज़। आपने अगर कोई गेम खेली हो कंप्यूटर पे तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि इनको एरो कीज़ कहते हैं। ये हमारी गेम खेलने में भी सहायता करती है। अगर हम कोई रेसिंग गेम खेलते हैं तो जहाँ पर जौन सा भी आप एरो दबाएंगे तो गाड़ी उसी तरफ जाती है या फिर बाइक उसी तरफ जाती है। और ये 4 प्रकार की होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक अप है, एक डाउन है, एक राइट है, एक लेफ़्ट है। ये सिर्फ गेम खेलने के लिए भी नहीं, अगर आप कोई टाइपिंग कर रहे हैं और आपको कर्सर ऊपर नीचे करना है या फिर साइड वाइज उसको इधर उधर लेके जाना है तो आप एरो कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट की है शिफ्ट की। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, शिफ्ट की कुछ ऐसी दिखती है। तो इसका काम क्या होता है? टू मूव द कर्सर इन मोर देन वन पोजीशन एट अ टाइम। अगर हमें कर्सर को मूव करना है एक पोजीशन पे और एक पर्टिकुलर टाइम पे तो हम शिफ्ट की का यूज़ करते हैं। अगली आती है हमारी बैक स्पेस की। डिलीट्स द कैरेक्टर जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर एंड मूव्स द कर्सर टू द पोजीशन। तो बच्चों, बैक स्पेस की जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं हमें वैसे दिखती है। बैक स्पेस की का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है, जैसे कि हम कोई सेंटेंस लिखते हैं। मैंने लिखा माई नेम इज़ राम। अगर मैंने गलती से राम लिख दिया और मेरा नाम श्याम था, अगर हमने उसको डिलीट करके दोबारा लिखना हो तो हम बैक स्पेस की का यूज़ करेंगे। तो हम बैक स्पेस की को दबाएंगे तो वो एक एक लेटर डिलीट करता रहेगा। जैसे कि राम में से पहले एम डिलीट होगा, फिर ए, फिर आर। उसके बाद डिलीट होने के बाद आप दोबारा एक नाम लिख सकते हैं। तो बेसिकली बैक स्पेस आपका डिलीट करने के लिए यूज़ होता है अगर आप कोई गलती कर दें। अगली की है कैप्स लॉक की, और कैप्स लॉक की आप फोटो देख सकते हैं। इट इज़ अ टॉगल की विच व्हेन एक्टिवेटेड कॉजेज ऑल अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स टू बी अपर केस। तो जैसे कि बच्चों, हमने इंग्लिश में बचपन में पढ़ा हुआ है, जब भी हम एक सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं तो हमें कैपिटल लेटर की ज़रूरत होती है। बट इसका काम ये नहीं है कि वो पहला कैपिटल लेटर ये कर दे। अगर आपको कोई ऐसा सेंटेंस लिखना है जिसका आपको जितने भी लेटर्स हैं सारे कैपिटल लिखने हैं तो हम कैप्स लॉक की का इस्तेमाल करते हैं। इसको आप दबाइए और उसके बाद आप जो भी लिखेंगे वो सब कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे तो कंप्यूटर आपके स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखना शुरू कर देगा। तो इस की का यूज़ हम कैपिटल लेटर्स में कुछ लिखने के लिए करते हैं। अगली की है कंट्रोल की, जिसको हम CTRL बोलते हैं और जो कंप्यूटर के कीबोर्ड पे CTRL के नाम से लिखी जाती है। नीचे आप देख सकते हैं फोटो में कुछ ऐसी कंट्रोल की दिखती है। द कंट्रोल की इज़ यूज्ड इन कंजक्शन विद अदर कीज टू प्रोड्यूस कंट्रोल कैरेक्टर्स। द मीनिंग ऑफ ईच कंट्रोल कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन विच प्रोग्राम इज़ रनिंग। तो बच्चों, कंट्रोल की का फंक्शन हर एक प्रोग्राम के साथ डिपेंड करता है कि क्या होगा। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ होती हैं हमारे कंप्यूटर में, जैसे Ctrl+A, Ctrl+R, Ctrl+X। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने सुना होगा कट कॉपी पेस्ट। अगर हम किसी सामान को कट करना, किसी सामान को एक जगह से कट करके दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं या फिर किसी सामान को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं तो उसकी हमारे पास शॉर्टकट कीज़ होती हैं। जैसे कि Ctrl+X का मतलब होता है कट, Ctrl+C का मतलब होता है कॉपी, Ctrl+V का मतलब होता है पेस्ट। तो बच्चों, कंट्रोल की के द्वारा हम ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एक अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग होगा। तो कंट्रोल की का मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो अगली की आती है डिलीट की। द डिलीट की डिलीट्स द कैरेक्टर एट द करेंट कर्सर पोजीशन और द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट बट डज नॉट मूव द कर्सर। फॉर ग्राफिक बेस्ड application, the key deletes the character to the right of the insertion point। तो बच्चों, नीचे आप फोटो देख ही पा रहे हैं डिलीट की। तो बच्चों, ये भी हमारा, अगर आप कुछ सेंटेंस में गलती कर दें तो उसको डिलीट करने के लिए यूज़ होता है। अब आप सभी के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि बैकस्पेस की का जो काम होता है और डिलीट की का काम एक ही होता है, तो फिर ये कीज़ अलग अलग क्यों हैं? जब दोनों ही हमारा जो वर्ड है वो डिलीट करने के लिए यूज़ होती है तो इसे 2 कीज़ क्यों दे रखी हैं हमारे कीबोर्ड में?
तो बच्चों, जो बैक स्पेस की होती है, अगर आप बैक स्पेस की दबाते हैं तो जो वो वर्ड डिलीट करती है वो लेफ़्ट साइड की तरफ करती है, और अगर आप डिलीट की दबाते हैं तो वो राइट साइड की तरफ जो वर्ड है वो डिलीट करती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप बैक स्पेस की दबाएं तो वो जो वर्ड डिलीट करेगी तो जो कर्सर की पोजीशन होएगी वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। मगर डिलीट की में ऐसा नहीं है। डिलीट की जहाँ पर आपका कर्सर होगा उसके आगे वाला वर्ड डिलीट करेगा और कर्सर अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। अगर आप डिलीट की के केस में देखें तो डिलीट की हमारा राइट हैंड साइड की तरफ से जो वर्ड होते हैं वो डिलीट करती है। अगली की आती है हमारे पास एंटर की, और रिटर्न की भी बोल देते हैं इसे, मगर बेसिकली ये एंटर की होती है। जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं, एंटर की कुछ ऐसी दिखती है और ये मिडल ऑफ द कीबोर्ड पाई जाती है। इट इज़ यूज टू एंटर कमांड्स और टू मूव द कर्सर इनटू द बिगिन ऑफ द नेक्स्ट फाइल। तो बच्चों, जैसे हमारी कोई वेबसाइट है जहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड पाया, तो नीचे बटन होता है लॉगिन का, आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपका लॉगिन हो जाता है। मगर अगर आपको कंप्यूटर के ज़रिए या फिर कीबोर्ड के ज़रिए अगर आपको कोई चीज़ एंटर करानी हो, तो आप अगर यूज़र नेम और पासवर्ड पाएँ और एंटर दबा दें तो भी आप लॉगिन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारा ऐसी की है जो हमें अपना जो मटेरियल है या फिर कुछ इनपुट है उसको एंटर कराने के काम करती है। या फिर इसका एक और काम होता है, जैसे कि आप कुछ टाइप कर रहे हैं और आपको अगली लाइन पे शिफ्ट होना है या फिर आपको लाइन के बीच में स्पेस देना है, तो आप एंटर दबा के अपनी नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हो सकते हैं। और या फिर आपको नया पैराग्राफ स्टार्ट करना है, तब भी आप अगर आप 2 बार एंटर दबाएंगे तो वो 2 लाइन स्किप करके आपको नीचे वाली लाइन पर ले आएगा। तो एंटर की का मतलब होता है कि ऐसी की जो आपको अगली लाइन पर ले आए या फिर आपका कमांड एंटर करा सके, तो उसको एंटर की कहते हैं। अगली की है एस्केप की। द एस्केप की इज यूज टू सेंड स्पेशल कोड्स टू डिवाइसेस एंड टू एग्जिट फ्रॉम प्रोग्राम्स एंड टास्क। तो बच्चों, एस्केप की कुछ ऐसी दिखती है और ये कॉर्नर में होती है कीबोर्ड के, जो कि लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर होता है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर, उसके अंदर ये की पाई जाती है। और बच्चों, एस्केप की का मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई काम कर रहे हैं या फिर आप कोई प्रोग्राम चला रहे हैं, कोई भी टास्क कर रहे हैं, जैसे आप यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हैं, आप फुल स्क्रीन कर दें, अगर आपको वहाँ से एग्ज़िट लेना हो या फिर आपको वहाँ से बाहर निकलना हो, तो आप एस्केप की दबाकर वहाँ से बाहर आ सकते हैं। तो एस्केप की का सिर्फ एक ही फंक्शन होता है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी प्रोग्राम में हैं, किसी भी टास्क में हैं, अगर आपको वहाँ से बाहर आना हो तो आप एस्केप की दबाएं और वहाँ से बाहर आ सकते हैं। तो अगला है हमारा फंक्शन कीज़। स्पेशल कीज़ लेबल्ड F1 to F12, these keys have different meaning depending on which program is running। तो बच्चों, हमारे कीबोर्ड के सबसे ऊपर वाली या फिर मैं कहूँ सबसे पहली लाइन फंक्शन कीज़ होती है एस्केप के जो आगे होती है F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 एंड F12। तो बच्चों, इन कीज़ का फंक्शन अलग अलग होता है। F1 का, जैसे कि हम अब मॉडर्न कीबोर्ड देखें तो F1 म्यूट करने के लिए यूज़ होता है, F2 वॉल्यूम कम करने के लिए, F3 बढ़ाने के लिए, F4 प्रीवियस ट्रैक, F5 प्ले पॉज, F6 नेक्स्ट ट्रैक। तो बच्चों, ऐसा अलग अलग फंक्शन होते हैं, और अगर आप इन कीज़ को कंट्रोल के साथ या फिर ऑल्ट के साथ दबाएं तो इनके फंक्शन बदल जाते हैं। तो फंक्शन कीज़ का नाम ही फंक्शन है, क्योंकि इनके कीज़ के एक और एक से ज़्यादा फंक्शन भी हो सकते हैं। तो ये जो कीबोर्ड्स की लोकेशन है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, F1, F2, F3 से लेकर F12 तक कीबोर्ड के सबसे ऊपर पाई जाती है एस्केप की के बाद। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का जो कीबोर्ड होता है वो वर्क कैसे करता है। When a key is pressed, an electrical contact is formed. These electrical signals are transmitted to a microcontroller in a coded form to which the computer is describing the character which corresponds to that key। तो बच्चों, जब हम कोई भी की प्रेस करते हैं अपने कीबोर्ड पर, तो एक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट जनरेट होता है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है आगे CPU के पास, और वहाँ पर एक माइक्रो कंट्रोलर लगा होता है जिसको ये हमारा सिग्नल मिलता है, और वो कोडेड फॉर्म में होता है। तो वो डिकोड करके आगे कंप्यूटर को सिग्नल भेजता है,
तब कंप्यूटर समझता है कि हमने कौन सा लेटर दबाया है। हम जितनी मर्जी भी की दबाएं तो ये इसका यही सेम प्रोसेस रहता है कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है और माइक्रो कंट्रोलर के पास जाता है कोडेड लैंग्वेज में और उसको डीकोड करता है और हमारी स्क्रीन पर दिखाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि बहुत आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, मगर ये इतनी जल्दी होता है कि आपको पता भी नहीं लगता। आप जैसे ही की दबाते हैं, आपका जो वर्ड है, जो भी की आपने दबाई है, वो आपकी आंखों के आगे स्क्रीन पर आ जाती है। तो ये बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, मगर आपको ये जानना ज़रूरी है कि भी ये वर्क कैसे करता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाता है हमारे क्लिक करते ही एक कोडेड फॉर्म में माइक्रो कंट्रोलर के पास जाता है और वो डिकोड कर देता है और फिर हमारी स्क्रीन पर वो आउटपुट हमें शो होने लगता है। तो बच्चों, अब आ गया हमारे पास न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड इज यूज्ड व्हेन enormous numeric data is to be entered. This keypad is just like a simple calculator. It is normally located on the right hand side of computer keyboard. It contains number 0 to 9, addition, subtraction, multiplication and division symbols, a decimal point and numlock and enter keys. तो बच्चों, जो ये न्यूमेरिक कीपैड होता है ये हमारे राइट हैंड साइड पर होता है कीबोर्ड के। तो न्यूमेरिक का मतलब आप सब जानते ही हैं, नंबर्स। तो इसके अंदर सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं 0 से 9 तक। आपको कोई भी अगर नंबर इनपुट कराना है तो आप न्यूमेरिक कीपैड की सहायता से कराते हैं। तो ये राइट हैंड साइड पाया जाता है। और अगर आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है मैथमेटिक्स का, जैसे कि आपको दो नंबर का एडिशन कराना है, सब्सट्रैक्शन कराना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है, डिवीजन कराना है, तो ये वाले जो सिंबल्स होते हैं तो ये भी न्यूमेरिक कीपैड के अंदर ही पाए जाते हैं। और हाँ, जैसे कि आपको अगर डेसिमल पॉइंट्स का कोई नंबर है, आपको उसकी मल्टीप्लिकेशन करानी है, तो डेसिमल पॉइंट का एक नंबर जो पॉइंट वो सिंबल होता है वो भी न्यूमेरिक कीबोर्ड में पाया जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था कि एक एंटर की होती है जो कि कंप्यूटर में जो कि कीबोर्ड के बीच में पाई जाती है। एक एंटर की हमारे न्यूमेरिक कीपैड में भी पाई जाती है जो कि राइट बॉटम में होती है। वो बहुत छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू मेन एंटर की, मगर दोनों एंटर की का काम सेम ही होता है। एक और की होती है हमारी न्यूमेरिक कीबोर्ड में जिसका नाम होता है नमलॉक। अब बच्चों, नमलॉक का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपने कैप्स लॉक पढ़ा था, वो तो हमारे अल्फ़ाबेट को कैपिटल या स्मॉल करने के लिए था, मगर नंबर्स में ऐसा कुछ नहीं होता कि नंबर कैपिटल हो या स्मॉल हो। तो बच्चों, आज कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको नमलॉक यूज़ करना पड़ता है कुछ नंबर एंटर कराने के लिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बाई चांस आप कोई ऐसी साइट पर हैं जहाँ पर आप नंबर एंटर करा रहे हैं, आप जैसे 12 + 6 कराना है आपको, तो आप 12 एंटर कर रहे हैं मगर एंटर हो नहीं रहा है, तो उस केस में आपको नमलॉक का इस्तेमाल करना होगा। पहले आपको नमलॉक दबाना होगा, उसके बाद अगर आप 12 एंटर कराएंगे तो वो हो जाएगा और फिर आपको मैथमेटिक्स का ऑपरेशन +6 करके = 18 आंसर मिल जाएगा। तो नमलॉक यहाँ पर यूज़ होता है। कभी कभार ऐसा होता है कुछ साइट्स या कुछ प्रोग्राम्स या कुछ टास्क नंबर को डायरेक्टली एंटर नहीं कराते, तो वहाँ पर हमें नमलॉक का यूज़ करना पड़ता है। पहले हमें नमलॉक पर क्लिक करना होता है और उसकी सहायता से हम आगे नंबर एंटर करा सकते हैं। तो बच्चों, अगला टॉपिक है होम कीज़। अल्फ़ाबेट्स ASDF आर होम कीज़ फॉर द लेफ्ट हैंड। जो बच्चों ASDF कीज़ होती हैं वो होती हैं होम कीज़ फॉर द लेफ्ट हैंड ओनली, एंड सेमीकोलन LKG फॉर द राइट हैंड। और जो बच्चों LKJ कीज़ होती हैं और जो सेमीकोलन कीज़ होती हैं वो होती है होम कीज़ हमारे राइट हैंड के लिए। द फिंगर्स आर ट्रेन्ड टू मेक द करेक्ट मूवमेंट to other keys and each finger returns immediately to its respective home key after it is depressed the corresponding key in any other row। तो बच्चों, जब भी हम टाइपिंग करते हैं हमारी फिंगर्स लेफ्ट हैंड साइड की जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है उसकी हमारी 4 फिंगर्स ASDF पे होनी चाहिए, और जो राइट हैंड की जो 4 फिंगर होती हैं वो JKL और सेमीकोलन पर होनी चाहिए। जैसे कि हम कुछ भी लिखते हैं, अगर आपने कोई भी सेंटेंस टाइप किया, टाइप करने के बाद आपकी जो फिंगर्स हैं वो इन अल्फ़ाबेट्स पे वापस आ जानी चाहिए, क्योंकि ये एक करेक्ट मेथड है अपना हाथ और फिंगर्स कीबोर्ड पे रखने का। अब आता है बच्चों गाइड कीज़। ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड
keys F and J are called guide keys for left and right hand, respectively. Both contain a small raised tangible mark with the help of which the touch typist can place the finger correctly on the home keys. तो बच्चों कीबोर्ड पर एक F की के ऊपर और एक J की के ऊपर एक मार्क होता है जो कि थोड़ा सा उठा होता है। तो हमारे लेफ्ट हैंड के लिए जो मार्क होता है वो F की पर होता है, जो राइट हैंड के लिए मार्क होता है वो J की पर होता है। तो बच्चों जब हम कुछ भी लिखते हैं तो जो हमारी आंखें होती है वो स्क्रीन की तरफ होती है, हम कीबोर्ड की तरफ देख के नहीं लिखते, जो कि ट्रेंड लिखने वाले होते हैं, जिनको आदत पड़ी होती है कीबोर्ड यूज़ करने की। तो उनको इस कीज से पता लगता है कि हमारी जो फिंगर्स हैं वो सही जगह है या नहीं। तो जो हमारी पहली फिंगर होती है वो जो लेफ्ट हैंड की पहली फिंगर होती है वो F पर आती है और जो राइट हैंड की पहली फिंगर है वो J पर आती है। तो हम अपनी फिंगर से महसूस कर सकते हैं कि F और J कहाँ पर हैं और हमारे फिंगर्स की जो पोजीशन है वो ठीक है या नहीं। तो इसलिए F और J को हम गाइड कीज कहते हैं कि हमें गाइड करती है कि हमारी जो फिंगर्स हैं वो सही जगह पर रखी हुई है या नहीं। और इसके ऊपर एक हल्का सा मार्क उठा होता है जिससे कि हम इसको फील कर सकते हैं इन दोनों कीज़ को। तो गाइड कीज इसलिए यूज़ होती हैं। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है टाइपिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट, कि हम टेक्स्ट को कैसे टाइप करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टाइपिंग करने के लिए हमें कीबोर्ड की आवश्यकता होती है और डिलीट करने के लिए मैंने आपको दो कीज़ पढ़ाई थी, बैक स्पेस और डिलीट की। फॉर टाइपिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट यू शुड क्लिक ऑन द लेटर्स ऑन द कीबोर्ड। अगर आपको कोई भी टेक्स्ट टाइप करना है तो आपको कीबोर्ड के लेटर पर क्लिक करना होगा कि आपको कौन सा लेटर या फिर कैसे टाइप करना है। फॉर डिलीटिंग टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट यू शुड यूज़ द स्पेस बैक स्पेस की और डिलीट की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है कि आप बैक स्पेस की और डिलीट की से जो लिखा हुआ है वो डिलीट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बैक स्पेस की होती है वो टेक्स्ट को लेफ़्ट साइड की तरफ डिलीट करती है और जो डिलीट की होती है वो राइट साइड की तरफ डिलीट करती है। टाइपिंग कैपिटल लेटर्स। To type capital letters, switch on the caps lock by pressing the key before typing. A light will shine on the top right side corner of keyboard that shows cap lock is on. To switch it off, tap on the caps lock key before typing. तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कि कैप्स लॉक के द्वारा हम अपना जो सेंटेंस है अगर आपको सारा कैपिटल लेटर्स में लिखना हो तो हम कैप्स लॉक की सहायता से लिख सकते हैं। तो बच्चों जब भी आप कैप्स लॉक की की को दबाते हैं या तो की के ऊपर लाइट लगी होगी या फिर आपके जो कीबोर्ड का कॉर्नर होगा वहाँ पर लाइट लगी होगी। जब भी आप कैप्स लॉक को दबाते हैं तो वो लाइट ऑन हो जाती है जिससे कि हमें पता लगता है कि कैप्स लॉक ऑन है। अगर आप कैप्स लॉक को दोबारा दबा दें तो वो लाइट ऑफ हो जाती है, जिसका मतलब होता है कि कैप्स लॉक बंद हो चुका है। अब आते हैं टाइपिंग सिंबल्स। प्रेस एंड होल्ड द की एंड देन प्रेस द की विद द रिक्वायर्ड सिंबल। देयर आर 2 शिफ्ट कीज on the keyboard to the bottom left and right of the letters. The shift key is used to access the top symbols that are one of the keys with 2 characters. तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारे पंचुएशन होते हैं या फिर सिंबल्स होते हैं अगर हमने उसका यूज़ करना है तो हमारे कीबोर्ड पर एक अलग बटन होते हैं। तो बच्चों कहीं कहीं बटन पर एक की जगह 2 सिंबल दिए होते हैं, जैसे कि जो कॉलन का और सेमी कॉलन जैसे कि 2 सिंबल हैं मगर वो एक ही की पर होते हैं। तो अगर आप सेमी कॉलन वाली की को एक बार दबाएं तो सिर्फ आप सेमी कॉलन लिख सकते हैं। अगर आपको कॉलन दबाना है तो आपको पहले शिफ्ट दबाना पड़ेगा। शिफ्ट दबा के रखते हुए आपको सेमी कॉलन की क्लिक पे की पर दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको कॉलन मिल जाएगा एज अ आउटपुट। तो बच्चों जो हमारी शिफ्ट की होती है वो हमारे जो कीबोर्ड होता है उसकी 2 तरफ होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो बच्चों जो हमारे जितने भी ऐसी कीज़ हैं जिसके ऊपर 2 सिंबल होते हैं, अगर आप एक क्लिक करोगे तो जो नीचे वाला सिंबल है आप वो आउटपुट पाएंगे। अगर आपको ऊपर वाला सिंबल लिखना है या फिर इनपुट दिलाना है तो आपको शिफ्ट दबाने के बाद वो की दबानी पड़ेगी, जिससे कि ऊपर वाला जो सिंबल होगा वो आपका एज अ इनपुट चला जाएगा और वो आपको स्क्रीन पर दिखने लगेगा। टाइपिंग सेंटेंसेस। टू गेट स्पेस बिटवीन टाइप वर्ड्स प्रेस स्पेस बार वंस एंड देन टाइप द नेक्स्ट वर्ड। तो बच्चों अगर आपको एक सेंटेंस में
लिखते हुए कोई वर्ड के बाद स्पेस देनी है तो एक स्पेस बार की होती है जो कि सबसे बड़ी की होती है कीबोर्ड की और सबसे नीचे और बीच में पाई जाती है। तो अगर आपको अपने वर्ड में से स्पेस देना है, जैसे मैंने लिखना है अ विलेज, तो मैं ए दबाने के बाद स्पेस बार दबाऊंगा फिर विलेज लिखूंगा तो उन दोनों वर्ड के बीच में स्पेस आ जाएगा। Creating new lines and spaces between paragraphs. The enter key or return key is used to create new lines and space between paragraphs. Make sure that cursor is flashing from a new line. It is also used to authorize instructions asked for the computer to perform. तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आपने नेक्स्ट लाइन पर जाना हो तो एंटर की का यूज़ होता है। अगर आपने न्यू लाइन पर जाना हो, कोई भी नया पैराग्राफ स्टार्ट करना हो, तब आप एंटर दबा सकते हैं, जिससे कि जो हमारा कर्सर होता है वो नीचे चला जाता है, जिससे कि हमें पता लग जाता है कि 2 लाइन या फिर 3 लाइन का स्पेस जितना भी हमें चाहिए होता है वो हमें मिल चुका है। तो बच्चों हम कैसे देख सकते हैं कि कर्सर कहाँ पर है? तो एक कर्सर एक सीधी लाइन होती है जो कि बार बार फ्लैश करती है, कभी हमें दिखती है, कभी नहीं दिखती, कभी दिखती है, कभी नहीं दिखती। तो उससे हमें पता लगता है कि हम सेंटेंस लिखना जो शुरू करेंगे वो कहाँ से शुरू होगा। तो अब आता है गाइड फॉर टाइपिंग। द कर्सर कीज सर्व एज अ गाइड फॉर टाइपिंग. They can be used to move the position of the cursor. The cursor is the small downward line that flickers in a sentence while typing. Move the position of the cursor by clicking the position with the mouse. तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि एक फ्लिकिंग लाइन होती है जो कभी दिखती है कभी नहीं दिखती, उससे हम जान सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वो कहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। अगर आपको कर्सर को मूव करना है तो आप एंटर दबा सकते हैं। अगर आप एंटर दबा दबा कर नीचे आ गए और आपको वापस ऊपर जाना है तो आप एरो कीज़ की सहायता भी ले सकते हैं। अगर आपको एरो कीज़ से भी जल्दी काम करना है तो आप माउस का जो पॉइंटर होता है जहाँ से आपको लिखना शुरू करना है वहाँ पर ले जाकर अगर आप क्लिक कर दें तो उससे भी जो आपका कर्सर होता है वो आप उसको मूव कर सकते हैं। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है पॉइंटिंग डिवाइसेस। तो बच्चों जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, अगर हमने कोई भी चीज़ कंप्यूटर में पॉइंट करनी होती है तो हम वहाँ पर माउस की सहायता लेते हैं। माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस यूज्ड टू पॉइंट अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन द स्क्रीन एंड सेलेक्ट टू परफॉर्म वन और मोर एक्शंस। तो बच्चों हम माउस का प्रयोग करते हैं किसी भी चीज़ को पॉइंट करने के लिए, और अगर हमें कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना हो, कोई चीज़ खोलनी हो, किसी चीज़ के मेन्यूज़ देखने हो, कुछ भी करना हो, नीचे जाना हो, स्क्रॉल करना हो, तो वहाँ पर हमारा माउस यूज़ होता है। The mouse pointer. The mouse pointer allows to point on the screen. The pointer changes as shown. This mouse pointer will appear as you move it around the screen. It can also be used to move things. तो बच्चों जो माउस का पॉइंटर होता है वो एक्चुअली एक एरो की शेप में होता है जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने को मिलता है, और इससे आप कोई भी चीज़ पॉइंट कर सकते हैं। आपने जहाँ पर भी जाना है आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। आपने किसी भी चीज़ को खोल कर देखना है आप उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, जो कि मैं आपको अभी आगे पढ़ाऊँगा। तो जो माउस का पॉइंटर होता है वो एरो की शेप में होता है जो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। माउस ऑपरेशंस. ऑल माउस डू not use the same mechanical operation, but all of them accomplish the same task. Some of them use a tracking ball at the bottom and some of them use a type of light beam to detect the motion of a mouse. तो बच्चों हमारे माउस का जो वर्किंग होती है वो सेम होती है, मगर ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। किसी माउस के नीचे एक ट्रैक बॉल लगी होती है कि कोई माउस एक लाइट से चलता है। तो जैसे कि आपने देखा होगा हमारे जो लैपटॉप होते हैं उसके अंदर एक ट्रैक पैड होता है जिसके ऊपर अगर आप अपनी फिंगर से मूवमेंट करें तो आपकी स्क्रीन पर मूवमेंट होती है। और जबकि जो कंप्यूटर के अंदर माउस होता है उसके नीचे हमारा एक सेंसर यूज़ होता है और उसके नीचे से लाइट निकल रही होती है, तो वहाँ पर हमारी ट्रैक बॉल यूज़ होती है। तो जो हमारा नॉर्मल माउस होता है जो कि हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं वो अलग होता है, और जो हमारे लैपटॉप के अंदर होता है वो ट्रैक पैड वो अलग होता है। क्लिक और लेफ्ट क्लिक. तो बच्चों अब हम सीखते हैं कि जो माउस के ऊपर जो बटन होते हैं 3 प्रकार के, एक होता है लेफ्ट क्लिक, एक होता है राइट क्लिक और बीच में होता है स्क्रॉल की। तो जो लेफ्ट क्लिक होता है वो हम किसी भी आइटम को अगर हमने सेलेक्ट करना है तो हम उसको एक बार अगर उस आइटम पर ले जाकर प्रेस कर दें तो वो चीज़ हमारी सेलेक्ट हो जाती है। तो उसके लिए हम लेफ्ट क्लिक का यूज़ करते हैं। अब आते हैं बच्चों डबल क्लिक पर। अगर आपने
कोई भी चीज़ खोलनी है तो इसके दो प्रकार होते हैं वैसे तो, मगर हम इसमें डबल क्लिक की बात कर रहे हैं। तो आप अगर लेफ़्ट क्लिक को 2 बार एकदम क्लिक कर दें तो उसको हम डबल क्लिक कहते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ पर जाकर लेफ़्ट की को 2 बार प्रेस कर दें तो वो चीज़ उसको खोल देता है। इट इज़ यूज टू स्टार्ट अ प्रोग्राम और ओपन अ फाइल और ट्रिगर एन एक्शन। तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी चीज़ की किसी भी चीज़ को आपको खोलना हो तो उसको डबल क्लिक की सहायता से हम खोल सकते हैं। तो बच्चों अगर आगे आती है हमारी राइट क्लिक। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले अ सेट ऑफ कमांड्स एंड अवेलेबल ऑप्शंस। मूव द माउस पॉइंटर टू द डिजायर्ड पोजीशन, the position of your middle finger on the right mouse button. Keeping the mouse still, click lightly with the middle finger on the right button. तो बच्चों राइट क्लिक हम अगर आपने कुछ भी करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास किसी भी फाइल को खोलने के लिए। अगर आप किसी फाइल पर राइट क्लिक करें तो आपको सबसे पहला दिखेगा ऑप्शन दिखेगा ओपन का। तो आप राइट क्लिक करने के बाद भी एक फ़ाइल को खोल सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हमें बहुत सारे मेन्यू देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने कट कॉपी पेस्ट करना है तो राइट क्लिक करने के बाद आपको वो वाला मेन्यू भी मिल जाएगा। उसका आपका शॉर्टकट बनाना है, कहीं भेजना है, आपको पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करना है, जितने भी आपको अलग ऑप्शन देखने हैं, जितने भी आप ऑप्शंस एक मेन्यू के देख सकते हैं, तो आप उस फाइल पर जाकर अगर राइट क्लिक करें तो आपको वो सब देखने को मिल जाएंगे। अगला फीचर आता है हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप। तो बच्चों कॉपी और ड्रैग एंड ड्रॉप एक तरह से सेम ही फीचर है। अगर आपको कोई चीज़ कॉपी करनी है या फिर मूव करनी है तो आप कट कॉपी करके और एक जगह जाके पेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो आपका जो भी सामान होगा वो एक जगह से मूव होकर दूसरी जगह पर चला जाएगा। और हम करते कैसे हैं, अगर आपकी एक फ़ाइल है, अगर आपने उसको कहीं और मूव करना है तो आप उसके ऊपर जाकर अगर लेफ़्ट क्लिक करके दबा के रखिए अपनी क्लिक को, और जहाँ पर आपको उसको रखना है या फिर मूव करना है वहाँ पर ले जाकर आप लेफ़्ट क्लिक छोड़ दें तो वो जो ऑब्जेक्ट है, जो भी वो चीज़ है, वो वहाँ से मूव होके आपकी नई जगह पर चली जाएगी। तो बच्चों अगला टॉपिक है स्क्रॉल। Many applications provide scroll bars on the right side of screen if the page length is more than the monitor screen length. Instead of using page down key or arrow keys, one can use scroll key of the mouse. तो बच्चों जैसे कि हम सब जानते हैं, अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ खोलते हैं अपने कंप्यूटर पर जिसके बहुत सारे पेजेस हों तो हमारे स्क्रीन के राइट साइड में एक स्क्रॉल बार आ जाता है, जिसको आप क्लिक करके नीचे जाओगे तो आप और भी चीज़ें देख सकते हैं या दूसरे पेजेस पर भी जा सकते हैं। मगर आप ये जो चीज़ कर सकते हैं आप एरो कीज़ के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आप अपर एरो की दबाएं तो आप ऊपर चले जाएंगे, अगर आप डाउन एरो की दबाएं तो आप नीचे चले जाएंगे। बट अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं करनी है तो हमारे माउस के अंदर एक स्क्रॉल की होती है जिसको आप अपनी फिंगर से रोटेट कर सकते हैं और उसकी सहायता से आप नीचे वाले पेजेस को भी देख सकते हैं। ब्लॉकिंग। तो बच्चों ब्लॉकिंग होता है अगर आपने एक सेंटेंस लिखा माय नेम इज़ राम, अगर आपको वो पूरा सेंटेंस को आपने सेलेक्ट करना है तो आप अपना माउस के लेफ़्ट बटन को जाकर दबाइए और पूरा जो सेंटेंस है उसको सेलेक्ट कर दीजिए, तो उसको हम कहते हैं ब्लॉकिंग। उससे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आपने कट करना है, कॉपी करना है या पेस्ट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ड्रैग एंड ड्रॉप, कि आप उस सेंटेंस को ऐसे ड्रैग करके दूसरी फाइल में ले जाकर अगर छोड़ दें तो वो वहाँ पर मूव हो जाएगा। तो ब्लॉकिंग इस चीज़ के लिए यूज़ होती है। तो हमारा अगला टॉपिक है टाइपिंग अर्गोनॉमिक्स। तो बच्चों पहला आता है सिटिंग पोस्चर। वाइल ऑपरेटिंग द कंप्यूटर कीबोर्ड, सिट स्ट्रेट, स्लाइटली बेंडिंग योर नेक फॉरवर्ड, check your comfort and sitting position of body, touch the lower portion of your back to the lower portion of your back seat of the chair, touch the both feet to the floor। तो बच्चों जब भी आप कंप्यूटर चलाएं तो आप अपनी जो बैक है वो स्ट्रेट रखें और जो अपनी नेक है वो हल्की सी आगे की तरफ बेंड करके बैठें, बिल्कुल अपने कंफर्ट के हिसाब से। जो आपकी बैक है वो आपकी जो चेयर है उस पर टच होनी चाहिए और जो आपकी जो आपका जो फीट है वो ग्राउंड को टच होनी चाहिए। ये बहुत सही पोस्चर होता है कंप्यूटर को चलाने के लिए। पोजीशन ऑफ हैंड्स। पुट योर फोर आर्म्स एट लेवल
with the keyboard and palms down. Keep your wrists straight and hand your elbows naturally. Don't touch the elbows to the body nor be too far away from the body. Bend at about a 90-degree angle. तो बच्चों, जब आप कंप्यूटर के आगे बैठते हैं और आपको कीबोर्ड के ऊपर अपनी हैंड की पोजीशन रखनी होती है, तो हमें अपनी जो हैंड की पोजीशन है वो टेबल से बिल्कुल जोड़ कर और अपनी जो आपकी फिंगर्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, गाइड कीज़ पर रखनी है। और उसके बाद जो आपकी जो बॉडी होनी चाहिए वो आपकी 90 डिग्री के एंगल पर बेंड होनी चाहिए। जो आपकी एल्बोज़ है वो आपकी बॉडी से टच नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी आगे होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको हल्का सा आगे की तरफ बेंड होके बैठना है। Monitor placement. Do not bend your neck while working on the monitor and keep the upper border of screen at eye level. The distance of screen from the user depends on the size of the screen. Keep an approximate distance of about 60 to 65 centimeters or 17 inches from the screen. तो बच्चों, जो कि मॉनिटर होता है जिसके अंदर हमारी जिसको हम स्क्रीन भी कह देते हैं, अगर आपको उसकी प्लेसमेंट ठीक करनी है तो वो आपसे कम 17 इंच दूर होना चाहिए या फिर 60 to 65 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। मगर ये डिपेंड करता है कि आपकी स्क्रीन का साइज़ क्या है, मगर 17 इंच कम से कम दूर होना ही चाहिए। और जो आपकी जो स्क्रीन है वो आपकी जिस लेवल पर आपकी आंखें हैं उसी लेवल पे आपकी स्क्रीन होनी चाहिए। Mouse and keyboard placement. Keep the keyboard and mouse together at an approximate distance of 20 centimeters, which will help in smooth and effortless operation of keyboard. Same height of keyboard, mouse and elbows helps the user to work comfortably. तो बच्चों, जो हमारे कीबोर्ड और माउस होते हैं वो हमेशा हमें साथ रखने चाहिए। जो कीबोर्ड और माउस का डिस्टेंस होता है वो 20 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आप बैठते हैं तो जो आपके हाथ की जो कीज़, जो आपकी गाइड कीज़ पर आपकी उंगलियां होनी चाहिए, और जो आपका राइट हैंड है उसी से आप माउस भी ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप लेफ्टी हैं तो आप लेफ्ट हैंड से भी माउस ऑपरेट कर सकते हैं। चेयर एंड टेबल प्लेसमेंट. Adjust computer chair and table to an optimal height. The chair of the computer user must be supportive to his or her lower back. Keyboard and vibrating devices such as printer should be on separate tables. The computer table should also have sufficient space for your legs with the correct ergonomics. Typewriting becomes a natural phenomenon without causing unnecessary fatigue. तो बच्चों, जो हमारे टेबल और चेयर है वो आपकी हाइट के हिसाब से बिल्कुल ठीक होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि टेबल ज़्यादा लंबी है, चेयर ज़्यादा छोटी है। जिस हिसाब से आपकी टेबल हो उसी हिसाब से आपकी चेयर हो, और आपकी जो चेयर है उसके साथ आपकी बैक हमेशा सपोर्टिव होनी चाहिए कि आपकी बैक में दर्द ना हो। और क्या कहते हैं, आपकी लेग्स के लिए प्रॉपर स्पेस हो, आपके हाथ रखने के जो पोस्चर है वो सही बना रहे। तो उसके लिए आपको एक चेयर और टेबल की प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत सही से रखनी पड़ती है कि आप थके ना कंप्यूटर पे काम करते हुए, जो भी आप काम कर रहे हैं। Placement of matter to be typed. Place the matter for typing to the left or right side of the keyboard, preferably on a copy holder which has a sloping surface. तो बच्चों, अगर आप कोई चीज़ देख के टाइप कर रहे हैं तो उसकी प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए? या तो वो राइट साइड हो सकती है या वो लेफ़्ट साइड हो सकती है, जहाँ पर आपको कंफर्टेबल लगे। और आपको एक कॉपी होल्डर लेना चाहिए उसके लिए, जो कि हल्का सा आपकी तरफ बेंडेड हो, जिससे कि आप देख सकें कि भी एक्चुअल में लिखा कैसे है, और जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो बच्चों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा है आपको सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।